Hi Vachapari, very warm welcome to the channel and I am your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो लॉ स्प्रिंग आज हम पढ़ने वाले हैं पूरे एक वीडियो के अंदर। ये लिखा है अनीस जंग ने, तो जल्दी से अनीस जंग ओपी कर देंगे। देखिए ये जो चैप्टर है इसके दो पार्ट्स हैं। वैसे तो अनीस जंग की स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड में आपको बहुत सारे ऐसे कहानी देखने को मिल जाएंगे जिसमें बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाता है, बट उन कहानियों में से दो कहानियां हमारे चैप्टर लॉ स्प्रिंग में है, इसीलिए इसका नाम लॉ स्प्रिंग भी है, क्योंकि लॉस्ट का मतलब है छिन जाना या खो देना और स्प्रिंग का मतलब है बचपन, चाइल्डहुड। तो यहां पर हमारे पास में दो कहानियां हैं। पहली कहानी है साहिब की जिसका नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। बच्चों ये जो कहानी है ये कहानी की शुरुआत ही होती है जब अनीस जंग बात करती है किससे, साहिब से। अनीस जंग जो है वो ऑथर भी है एंड बहुत सारे जगह पे जब आपको आई देखने को मिलेगा तो वो भी अनीस जंग है, यानी कि वो नरेटर भी है। वो बात करती है साहिब से और पूछती है आखिरकार तुम ये करते क्यों हो। अरे क्या, अरे साहिब एक्चुअली हर सुबह उनके घर के पास में रखे हुए कूड़ेदान में स्क्राउच करता रहता है, खोजता रहता है, कुछ तो ढूंढता रहता है। साहिब जो है वो अपना घर बहुत सालों पहले छोड़कर आ चुका है। साहिब बहुत सालों पहले हरे भरे खेतों में ढाका के रहा करता था और अब तो उसे ये याद भी नहीं है। जब उसकी मम्मी से वो पूछता है कि वो ढाका छोड़कर क्यों आ गए तो उसकी मम्मी बताती है कि ऐसे बहुत सारे स्टॉर्म्स यानी ऐसे बहुत सारे तूफान आए थे उनके जिंदगी में जिसकी वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। अब वो अपना घर तो छोड़कर आ गए हैं और क्या तलाश कर रहे हैं, सोने की तलाश कर रहे हैं बड़े बड़े शहरों में। यार बड़े बड़े शहरों में जब कोई एक ऐसा इंसान रहने के लिए आ जाता है जिसे दो वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा और यहाँ पर कचरा बीन कर भी गुजारा हो रहा है तो वो किसी सोने से कम नहीं है। वो चीज जो आपके लिए कचरा है कोई इंसान उसे बेच के या फिर उसका इस्तेमाल कर कर अपनी जिंदगी गुजार रहा है तो वो कचरा इनके लिए सोने से कम नहीं है। इसके बाद में जब अनीस जंग ने पूछा भाई तुम पूरे दिन बस कचरा ही बीनते रहते हो, कचरे में ही देखते रहते हो, कुछ ना कुछ निकालते रहते हो, हाँ क्या चल रहा है, ये कुछ और नहीं है क्या करने के लिए। बोला नहीं, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ नहीं है करने के लिए। तो एकदम से बिना सोचे समझे अनीस जंग ने बोला तो स्कूल जाना भाई, अगर तेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए तो स्कूल जा। अब जैसे ही उसने ये बोला अनीस जंग को खुद से रियलाइज हो गया कि एक ऐसा बच्चा जो दो वक्त का गुजारा करने के लिए भी कचरा बीन रहा है, जो कचरे पे डिपेंडेंट है, वो बच्चे को मैं ये कह रही हूं कि जा भाई स्कूल जाना, तो ये तो बड़ा ही अजीब है ना, मतलब कितनी हॉलो एडवाइस उन्होंने दे दी है। बट साहिब इसका भी रिप्लाई करता है और कहता है देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, जब वो बनाएंगे तो मैं जाऊंगा, जब मेरे नेबरहुड में स्कूल बन जाएगा तभी मैं वहां जाऊंगा। तो अभी इतने में मजाक करते करते अनीस जंग ने पूछा, बोला अच्छा अगर मैं स्कूल बना दूं तो क्या तुम आओगे। तो इतने में साहिब ने रिप्लाई किया अरे हाँ, साहिब तो स्कूल जाना चाहता था और इसीलिए उसने कहा हाँ आऊंगा। और थोड़े दिनों के बाद में भागता भागता साहिब आता है अनीस जंग के पास और कहता है अरे आपका स्कूल तैयार है क्या। अनीस जंग उसको कैसे जैसे ये कहकर टाल देती है कि स्कूल बनाने में काफी समय लगता है, जबकि अनीस जंग को बुरा इसके लिए लग रहा था क्योंकि अनीस जंग जैसे खोखले प्रॉमिस न जाने कितने सारे लोग साहिब को करके चले जाते हैं और उनमें से बहुत कम प्रॉमिसेस ऐसे हैं जो एक्चुअली पूरे हो पाते हैं। इतने सारे महीनों से अनीस जंग उसे जानती थी पर उसका नाम कभी नहीं पूछा। आज पूछने पर साहिब बताता है कि उसका नाम साहिब आलम है। अरे उसको तो ये भी नहीं पता कि उसके नाम का सही मतलब क्या है, उसे नहीं पता, और अगर उसे पता चल भी जाएगा तो उसे यकीन ही नहीं होगा क्योंकि साहिब आलम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी पूरे के पूरे ब्रह्मांड का विधाता। तो अभी ये सोचो ये दुनिया का लॉर्ड है और काम ये क्या कर रहा है, कचरा बीनना। ये कितना कितना बड़ा आयरनी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, तो इसके अंदर आपको आयरनी देखने को मिलेगा।
उसको नहीं पता है कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके नाम का क्या मतलब है। वो तो सिर्फ बस अपने दोस्तों के साथ में नंगे पाँव सुबह की चिड़ियाओं की तरह इधर उधर घूमता रहता है। और अभी इतने सारे महीनों से अनीस जंगूरी देख रही है कि वो एक एक इंसान को, एक एक बच्चे को पहचानने भी लग गई है। पर उनका ना दिमाग इस चीज को लेकर बहुत ही क्यूरियस हो गया है कि ये सारे बच्चे चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं। तो आज उन्होंने पूछ ही लिया, भाई क्यों नहीं चप्पल पहनते हो तुम? तो एक बच्चे ने कहा, मेरी मम्मी ना अलमारी से निकाल कर नहीं देती। दूसरा बच्चे कहते हैं, झूठ बोल रहा है ये, अगर इसकी मम्मी इसको अलमारी से निकाल कर भी दे देगी ना तो भी नहीं पहनेगा ये। अच्छा, उसने खुद ने दो अलग अलग तरीके के जूते पहने हुए थे। और तीसरा बच्चा जो इनकी बात यहाँ पर सुन रहा है, वो कह रहा है, यार मेरे तो चप्पल ही नसीब में नहीं है, मतलब भगवान मेरे को कम से कम एक चप्पल तो पहना दो, एक जोड़ी तो कम से कम मैं पहन पाऊं। ऐसा वो विश कर रहा है। सोचो, ऐसी उसके अंदर चाहत है कि मेरे उसको एक जोड़ी चप्पल मिल जाए। अब जब यहाँ पर उन्होंने ये चीज नोटिस की कि ये लोग जो है ये चप्पल नहीं पहन रहे हैं, हर एक इंसान का अपना एक अलग रीजन है और वो अपना एक अलग एक्सक्यूज दिए जा रहा है, तो इतने में उनके दिमाग में ये भी आया कि सिर्फ यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि देश के भी काफी कोनों पर बच्चे नंगे पांव घूमते हैं। अरे सिटीज के अंदर, विलेज रोड्स पे, सारे जगह पे। और पूछने पर पता चलता है कि ये लैक ऑफ मनी नहीं है। मतलब अगर इनको देखते हैं और इनसे पूछते हैं, यार तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी, तो ये कहते हैं कि लैक ऑफ मनी नहीं है, बल्कि ये तो एक ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ का रिवाज है कि हम नंगे पांव ही रहते हैं। अभी यहाँ पे अनीस जंग ये सुन सुन के परेशान हो गई है और अनीस जंग को लग रहा है कि ये कोई रिवाज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी परपेचुअल स्टेट ऑफ पावर्टी को एक्सप्लेन करने का एक जरिया है। ये जो परपेचुअल स्टेट ऑफ पावर्टी है ना, जो यहां से घूमते घूमते गरीबी उनके चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, इस गरीबी को एक्सप्लेन करने का तरीका है, एक एक्सक्यूज है। क्योंकि कोई बात नहीं, आपको ऐसा लगता है कि एक गरीब इंसान का आत्मसम्मान नहीं होता, सेल्फ एस्टीम नहीं होती, बट होती है। गरीब इंसान की भी सेल्फ एस्टीम होती है और वो भी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसको नीचा दिखाया जाए। तो वो अपने सम्मान को बचाने के लिए कह देते हैं कि अरे नहीं जी, ये तो रिवाज है हमारे यहाँ का, हम इसीलिए चप्पल नहीं पहनते। अब ये जब ये चप्पल वाला पूरा एपिसोड उनके सामने आता है तो उन्हें ना एक कहानी याद आती है। ऐसा होता है ना कि कभी हम इधर उधर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ऐसे कोई साथ साथ में बैठा होता है, ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में, जहां पर भी है ना, साथ में बैठा होता है, तो ऐसे बातचीत हो जाती है, अच्छा आप कहाँ से हो, अच्छा मैं यहाँ से हूँ, है ना, ऐसा करके। तो जरूर अनीस जंग की भी एक इंसान से बातचीत हुई थी जो उडुपी से था। वो बताता था, बोले यार हमारे यहाँ पे तो इतना बुरा हाल था कि मैं एक मंदिर में रहा करता था, क्योंकि मेरे पिता जो है वो वहाँ के पुजारी थे। अब क्योंकि मेरे पिता वहाँ के पुजारी थे और मैं उसी मंदिर में रहता था, तो जब भी मैं जाता था ना ऐसे स्कूल के लिए या कैसे भी निकलता था, तो मैं हमेशा उस मंदिर के सामने यही सोचा करता था कि हे भगवान, मुझे भी एक जोड़ी चप्पल जो है वो मिल जाए। क्योंकि मेरे पास में भी कभी एक, मतलब इट्स लाइक मेरे पास में भी कभी एक जोड़ी चप्पल नहीं आते थे। कभी ऐसा नहीं था कि मेरे पास भी एक जोड़ी चप्पल मेरे को मिल जाती और मैं बेयरफुट नहीं चलता। तो मतलब वो बताता है उसके बचपन का दिन, वो इंसान जो है वो अनीस जंग को जो मिला है वो बता रहा है कि उसके बचपन में ऐसा होता है। अब अनीस जंग बाय चांस उडुपी चली गई तो अनीस जंग को वही कहानी याद आ गई कि हाँ यार, वो इंसान ने मुझे बताया था कि यहाँ पर एक ऐसा टेम्पल है जहां पर उसके पापा प्रीस्ट हुआ करते थे और उसको तो मतलब चप्पल भी पहनने को नहीं मिलती थी। तो अब ना अनीस जंग का वहां पे जाना हुआ अभी रिसेंटली। वो इंसान तो अपने बचपन की कहानी बता रहा था, तो उस इंसान की कहानी से लेकर अभी तक में 30 साल का फर्क आ चुका है। तो 30 साल बाद जब अनीस जंग वहां पर उसी टेम्पल के अंदर गई है, उसी टाउन के अंदर, उसी टेम्पल के अंदर गई है, तो वो देखती है यार टेम्पल तो जर्जर हो गया है, मतलब इसकी तो हालत खराब हो गई है, ये जो टेम्पल है, ये टेम्पल के अंदर तो अब कुछ बचा ही नहीं है। तो वो ये देखती है और वो देखती है कि यहाँ पर आज भी पुजारी जी का जो बेटा है वो है, और पुजारी जी है और उनका बेटा है, और उनका जो बेटा है वो अभी उस इंसान के जैसा नहीं है, क्योंकि पुजारी जी के बेटे के पास ना तो सिर्फ जूते हैं,
उसने सॉक्स पहन रखे हैं, जूते पहन रखे हैं, यूनिफॉर्म पहन रखी है, एक स्कूल बैग लगा हुआ है, और स्कूल से जब आता है ये पटका स्कूल बैग, वो रहे जूते, वो फेंके सॉक्स। तो मतलब अभी जो है समय एकदम से बदल चुका है। आप देखो, एक तरफ तो आपको देखने को मिलता है ऐसी कहानी जिसके अंदर आज के 30 साल पहले पुजारी के बेटे को चप्पल भी पहनने को नहीं मिल रही थी, और आज 30 साल बाद पुजारी का बेटा जो है वो इधर उधर चप्पलें फेंके जा रहा है, जूते फेंके जा रहा है, सॉक्स फेंके जा रहा है, और उसी मंदिर में न जाने कौन आता है और आकर शायद प्रे करता है भगवान जी से, या तो चप्पल मांगता है, और अगर चप्पल मिल जाती है तो प्रे करता है लेट मी नेवर लूज देम, कि भगवान प्लीज काश ये मेरी चप्पल ना कोई चुरा कर ना ले जाए, ये ना कहीं खो ना जाए। लगता है कि ऐसा ही है, ऐसा ही है। शायद भगवान किन्हीं किन्हीं लोगों की बातें सुन भी रहे हैं, इसी वजह से तो इतने सालों बाद ही सही पर किन्हीं लोगों को तो चप्पल पहनने को मिल रही है। यहाँ पर इट्स नॉट जस्ट अबाउट चप्पल, इट्स अबाउट लिविंग स्टैंडर्ड। यहाँ पे कम से कम कुछ लोग ऐसे हैं जिनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ रहा है। तो ये चीज हो रही है, पर सीमापुरी में नहीं, सीमापुरी में नहीं। सीमापुरी जो है वो जगह है जहां पर हमारा साहिब और उसके जैसे बच्चे रहते हैं। तो बोला कि ये लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़े जा रहा है, पर ये मुझे सीमापुरी में देखने को नहीं मिल रहा। मेरे एक जान पहचान वाला इंसान जो है वो मुझे सीमापुरी लेकर गया, और ये जो सीमापुरी है, ये सीमापुरी एक जगह है पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के कोने पे, यानी कि दिल्ली के बाउंड्री पर स्थित है ये सीमापुरी नाम की जगह। पर ये दिल्ली के अंदर होने के बावजूद भी दिल्ली से कोसों दूर है मेटाफोरिकली। दिल्ली जो कि हमारे देश का दिल है, हमारे देश का कैपिटल है, जहां पे आपको डेवलपमेंट देखने को मिलता है, वहीं पर उसी के बाउंड्री पर स्थित सीमापुरी एकदम ही उल्टा है। मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट का डी तका तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं जो कि 1971 में आए थे। जी हाँ, बांग्लादेश से 1971 में आए थे। 1971 वाज द ईयर ऑफ इंडो पाक वॉर, जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था, जब इंडिया ने यहाँ पर उनके वॉर के बीच के अंदर इंटरवीन किया था, और बहुत सारे लोग, जब मैं आपको बताऊं एग्जैक्ट नंबर, तो कम से कम 80 लाख लोग जो है, अगर गवर्नमेंट डेटा की माने तो 80 लाख लोग बांग्लादेश से हमारे देश भारत में आए थे। इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आ चुके थे जो अपना देश छोड़ के आए थे। शायद उन्हीं स्टॉर्म्स के बारे में बात कर रही थी साहिब की मम्मी भी। तो बांग्लादेश छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं, छोटे छोटे झोपड़पट्टी में रहते हैं, और वहां से आए हुए लोगों में से साहिब की फैमिली भी है। उस वक्त जब वो आए थे तो ये सीमापुरी एकदम अकेला थकेला, एकदम पिछड़ा हुआ इलाका हुआ करता था। आज भी है, पिछड़ा हुआ इलाका ही है, पर खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी के बनाए हुए घरों में, ठीक है, टिन और तारपोलिन की छतों के साथ, बिना सीवेज के, बिना ड्रेनेज या रनिंग वाटर के 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। मतलब ये अब 10,000 रैग पिकर्स का ठिकाना बन चुका है। पर सोचो ये लोग कैसे रह रहे हैं, कुछ भी अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं है। सोचो यहाँ पर ये लोग 30 साल से भी ज्यादा रह चुके हैं, और इनके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, कोई भी परमिट नहीं है। अगर इनसे पूछो तो ये राशन कार्ड दिखा देते हैं। बिना आइडेंटिटी के, बिना परमिट के राशन कार्ड कहां से आया? ये राशन कार्ड वो भूखे नेता इनको बनाकर देते हैं, जो सिर्फ इनको वोट बैंक की तरह ट्रीट करते हैं, और ये बेचारे इस जाल में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि इन्हें खाने के लिए अनाज चाहिए। राशन कार्ड से सस्ता अनाज मिलेगा ये सोचकर ये राशन कार्ड पे अपना बनवा भी लेते हैं, और इनको पता भी नहीं है कि ये सिर्फ एक जरिया है वोट्स लेने का। इनको इस चीज से फर्क भी नहीं पड़ता कि इनकी इस देश में क्या आइडेंटिटी है, क्या नहीं है, क्योंकि पूछने पर वहां पर एक लेडी जो है वो बताती है, इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हियर देन इन फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। जब इनसे पूछा, बोला यार एक बात बताओ, आप बांग्लादेश के हरे भरे मैदान, आप बांग्लादेश के हरे भरे खेत छोड़कर, इतने रिवर्स, इतने माउंटेन्स, ये सब छोड़कर
यहाँ क्यों आ गए हो, इस तरीके से कचरा क्यों बीन रहे हो, इस तरीके की सिचुएशन में क्यों रह रहे हो। तो यहाँ पर एक औरत जवाब देती है, अरे क्या करे उन रिवर्स का, क्या करे उन खेतों का, क्या करे उन पर्वतों का, जहां पर हम लोगों के लिए रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम पेट भर के खाना खा सके। अगर इस देश के अंदर हम रह रहे हैं और हम रैक पिकिंग कर रहे हैं, पर सोने से पहले हमारा पेट नहीं दुख रहा, सोने से पहले हम भरे पेट सो रहे हैं, तो हमारे लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है ना कि आइडेंटिटी। हमारे लिए आइडेंटिटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो खाने के पीछे ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और इसी वजह से जब भी इनको जहां पर भी खाना मिलता है, बस ये अपना जो टेंट है वो लगा देते हैं, और वही बन जाता है इनका ट्रांजिट होम, चलता फिरता घर, टेम्पररी घर। बच्चे इन्हीं घरों में पले बड़े होते हैं और पता चलने से पहले बन जाते हैं पार्टनर्स इन सर्वाइवल। अरे सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है रैग पिकिंग। सीमापुरी में मतलब है अगर आपको 2 वक्त की रोटी कमानी है, 2 वक्त की रोटी खानी है, तो आप रैग पिकिंग करोगे। और रैग पिकिंग करते करते ये इतने मास्टर कर चुके हैं इसको कि ये रैग पिकिंग इनके लिए एक फाइन आर्ट बन चुकी है। उनके लिए गार्बेज जो है वो किसी सोने से कम नहीं है, क्योंकि उनके लिए गार्बेज जो है वो उनके सरों के ऊपर की छत है। कोई फर्क नहीं पड़ता ये छत में से पानी गिर रहा है क्या, यानी कि ये जो छत है ये छत परमानेंट नहीं है, ये उतनी सिक्योरिटी नहीं दे सकती, बट ये उनके सर की छत है, ये उनकी रोजी रोटी है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकी सर की छत इनकी रोजी रोटी है, पर एक बच्चे के लिए तो ये उससे भी ज्यादा है। जी हाँ, एक बच्चे के लिए तो ये बहुत मीन करता है। इनफैक्ट साई भी बोलता है अरे समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट। साहिब की आंखें एकदम से चमक जाती है जब वो ये कहता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपए, कभी कभी मुझे 10 रुपए का नोट मिल जाता है। अब जब आपको यहाँ पर सिल्वर कॉइन मिल जाए गार्बेज के हीप में, ढेर में, तो आप ढूंढना थोड़ी छोड़ोगे, क्योंकि उम्मीद रहती है कि यहाँ से और मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे कि गार्बेज जो है वो बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल से बढ़कर है। शायद ये बच्चों के लिए एक गिफ्ट है रैप्ड इन वंडर। शायद ये बच्चों के लिए बहुत कुछ है, मतलब ये रोज बस खोजने चले जाते हैं कि आज पता नहीं क्या मिलेगा, और कुछ नया मिल जाता है, और ये एक्साइटमेंट है, सरप्राइज से भरा हुआ है। शायद उनके बड़ों के लिए, शायद उनके मम्मी पापा के लिए ये मीन्स ऑफ सर्वाइवल होगा, पर उनके लिए तो ये गेम बन चुका है जिसे वो एंजॉय करते हैं। एक सर्द सुबह की बात है जब साहिब एक फेंस गेट के सामने खड़ा होकर टेनिस देख रहा था। वहां 2 लोग टेनिस खेल रहे थे, और वो देखता है और कहता है मुझे ना ये गेम बहुत पसंद है। वो इतने प्यार से उस गेम को देख रहा था, और जब यहाँ पर अनीस जंग उसके पास में आकर खड़ी हो जाती है और उसे देखती है, तो वो आगे भी बताता है, कहता आपको पता है गार्ड अंकल जब कोई नहीं होता ना तो मुझे अंदर भी जाने देते हैं, मुझे अंदर जाकर झूला भी झूलने देते हैं। इतना खुश हो गया था वो। और पता है साहिब जब ये कह रहा था तो उसने टेनिस शूज पहने हुए थे, मतलब उसके शूज जो थे वो टेनिस शूज थे। उसे तो पता भी नहीं है कि जो चप्पल या जूते उसने पहने हुए हैं वो एक्चुअली टेनिस शूज है। उसके फटे पुराने कपड़ों पर वो टेनिस शूज जच भी नहीं रहे थे, बट लगता है किसी अमीरजादे ने उनमें एक छेद होने की वजह से उन्हें फेंक दिया होगा, और साहिब ने उन्हें अपना लिया एक सपने की तरह। साहिब का ये सपना तो पूरा हो चुका है कि उसे जूते पहनने हैं, पर पता नहीं कि उसका ये सपना कभी पूरा हो पाएगा क्या, कि वो ये गेम कभी खेल पाएगा क्या। क्योंकि जिस गेम को वो देख रहा है वो उसके हाथों के बाहर है, वो उसे नहीं अफोर्ड कर पाएगा। टेनिस जैसी लेजर एक्टिविटी वो कभी नहीं कर पाएगा। एक सुबह की बात है जब साहिब एक मिल्क बूथ के पास में जा रहा है, और वहां पर जाते जाते वो उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर यानी स्टील की केतली। जब वो वहां पर जा रहा है और अनीस जंग उसके पास में आकर खड़ी हो गई है, तो वो बताता है आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। बोला वहां पर उस कोने पे जो एक टी स्टॉल है मैं वहां काम करता हूँ।
आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपए मिलते हैं और मुझे मेरा दोनों वक्त का खाना भी मिलता है। अरे जिस बच्चे के लिए 1 रुपया 10 रुपए किसी सपने से कम नहीं थे, उस बच्चे को 800 रुपए दिए जाते हैं, दोनों वक्त का खाना दिया जाता है। मतलब ये जॉब तो उसके लिए ड्रीम कम ट्रू रही होगी ना बच्चों। हर बार हर चीज पैसा नहीं होता। हाँ, उसे 800 रुपए मिलते हैं, हाँ उसे 2 वक्त का खाना भी मिलता है, पर क्या ये जॉब उसे पसंद है? नहीं। उसके फेस को देखकर लग रहा है जैसे कि उसके फेस पे वो जो केयर फ्री लुक था ना, वो कहीं जा चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो स्टील की केतली है ना, ये ये उस प्लास्टिक बैग से बहुत भारी है, जो कि वो अपने कांधे पर उठाकर और बस चलता रहता था। ये उस प्लास्टिक बैग से बहुत भारी है, जो उसका अपना था, क्योंकि ये स्टील कैनिस्टर तो उस इंसान का है जिसकी वो टी। हाँ, साहिब के फेस पे अब केयर फ्री लुक नहीं है, क्योंकि साहिब अब अपना मालिक नहीं रहा है। तो ये चैप्टर हमें बताता है कि किस तरीके से परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी के चलते साहिब अपना, कह सकते हैं, अपना बचपन खो चुका है। साहिब अब अपना खुद का मास्टर नहीं रहा है, साहिब किसी और के लिए काम कर रहा है। पर मालूम है कौन अपने खुद का मास्टर बन सकता है? हमारी नेक्स्ट स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट मुकेश। नेक्स्ट स्टोरी है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, और स्टोरी की शुरुआत ही होती है मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, जहां पे साहिब ने सपने देखना छोड़ दिया है, जहां पे उसने अपनी ओनरशिप, अपने सोल की ओनरशिप किसी और को दे दी है, अपना बचपन किसी और को दे दिया है। वहां पे मुकेश साहिब की ही उम्र का एक बच्चा अपना खुद का मास्टर होने का सपना देखता है। वो कहता है आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, अरे एक दिन मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। अब यहाँ पे जब हमारी राइटर मुकेश से मिलती है, तो वो ये सोचती है कि अरे वाह यार, ये मोटर मैकेनिक बनेगा, पर कैसे? हाँ, इसको क्या भाई, तुम्हें कुछ कार के बारे में पता भी है या नहीं है? वो कहता है कोई बात नहीं, सीख लूंगा, अगर नहीं पता है तो सीख लूंगा। उसकी आंखों के अंदर एक चमक थी, एक चमक जो भी पछतावे में नहीं बदली थी, एक चमक के हाँ मैं ये कर सकता हूँ। कितने सपने हमारे ऐसे होते हैं जो हम छोड़ देते हैं हालातों के आगे, सर्कमस्टेंसेस के आगे। कितने ऐसे सपने होते हैं जिनको हम आग लगा देते हैं, और फिर पीछे रह जाता है पछतावा। मुकेश का एक सपना है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और उसकी आंखों में वो जो सपना हम देख रहे हैं ना, उसकी आंखों के अंदर वो सपना एक चमक के रूप के अंदर है, जो कि पछतावे में नहीं बदला है, और काश ये कभी पछतावे में ना बदले। पर अभी यहाँ पर अनीस जंग को ये पता है कि ये जो ड्रीम, ये जो सपना इसने देखा है, ये किसी मिराज से कम नहीं है। ये जो सपना मुकेश देख रहा है, ये सिर्फ एक मिराज है, एक मृग तृष्णा है, एक डिल्यूजन है। हाँ, ये एक मिराज है। जैसे आपको बहुत प्यास लग रही होती है और आपको सामने सिर्फ पानी दिखता है, वैसा ही मिराज है उन डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स पे, मतलब वो इतनी सारी गलियों के धूल के बीच में फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों के बीच में ये सपना सिर्फ एक मृग तृष्णा है और कुछ नहीं। फिरोजाबाद जो कि अपनी चूड़ियों के लिए जाना जाता है, और फिरोजाबाद में हर दूसरी फैमिली सिर्फ और सिर्फ चूड़ियां बनाती है। फिरोजाबाद देश की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है। न जाने कितने जेनरेशंस यहाँ पर फर्नेसेस के अराउंड काम करते 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 चले गए। लोग यहाँ वेल्डिंग ग्लासेस से लेकर, मतलब ये लोग ग्लास की सारी चीजें बनाते हैं, ग्लास की चूड़ियां बनाते हैं, और लगता है ये चूड़ियां पूरे देश की महिलाओं के लिए बनाते हैं। मुकेश का परिवार भी इनमें से एक है। अरे इनमें से किसी को नहीं पता कि ये इलीगल है बच्चों के लिए ग्लास फर्नेस में हाई टेम्परेचर्स पे डिंजी सेल्स में बिना एयर और लाइट के काम करना।
इनमें से किसी को नहीं पता है कि बच्चे ऐसे ऐसे एटमॉस्फेयर में काम नहीं कर सकते। हमारे देश के अंदर ये प्रोहिबिटेड है। अगर लॉ एनफोर्स किया जाए, अगर यहाँ पे सच में लॉ लगाया जाए कि कोई तो अगर इन बच्चों को बचाने के लिए सोचे, तो 20,000 बच्चे इस चीज के चंगुल से बच सकते हैं। जी हाँ, 20,000 बच्चे उन गरम भट्टियों से, जहां पर वो दिन रात मेहनत करते हैं और ये करके भी पैसा नहीं कमा पाते, अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, ये 20,000 बच्चों को बचाया जा सकता है। इनमें से किसी को नहीं पता कि ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे जो देश का फ्यूचर है, ये खुद जानबूझ के अपने हाथों से देश के फ्यूचर का गला घोट रहे हैं। मुकेश की आंखें तो चमक उठती है जब वो खुद वॉलंटियर करता है। वॉलंटियर करना मतलब खुद से आगे से बोलता है कि चलो मैं आपको मेरे घर लेकर चलता हूं। बड़े प्राउड के साथ मुकेश कहता है कि मेरा घर नया बनाया जा रहा है। जब वो उसके घर की ओर जाते हैं तो वहां पर हर जगह इतनी ज्यादा बदबू होती है, क्योंकि नालियों के अंदर कचरा फंसा हुआ है जो अब सड़ चुका है। ऐसे छोटे छोटे हट्स होते हैं जहां पर मानो दीवारें घिर जाएंगी और डोर्स तो गिरने के कगार पे आ चुके हैं, ना कोई विंडोज, कुछ नहीं। और इतनी छोटे छोटे हट्स में रहती है फैमिलीज, इंसानों की और एनिमल्स और इंसान एक ही साथ रहते हैं ऐसी प्रिमिवल स्टेट में, ऐसे बेसिक स्टेट में। ऐसे ही किसी घर के सामने जाकर वो रुक जाता है और एकदम से लात मार के दरवाजा खोल देता है। अब जब हम अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये घर अभी पूरी तरीके से बना भी नहीं है। अरे एक पार्ट में तो कुछ चूल्हे के अंदर सूखी घास दबाई हुई है, जहां पर ऊपर एक बड़ा सा पतीला रखा हुआ है, उसमें पालक की सब्जी बन रही है। नीचे बड़ी सी प्लेट में और सब्जियां कटी हुई है। एक पतली दुबली औरत वहां पे घर का काम कर रही है, शाम का खाना बना रही है। उसकी आंखें उस चूल्हे से निकलने वाली स्मोक से पूरी तरीके से भर चुकी है और उन स्मोक से भरी आंखों से वो मुस्कुराती है। इतनी छोटी सी उम्र के अंदर वो घर की बहू का दर्जा ले चुकी है, वो घर की डॉटर इन लॉ बन चुकी है। उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, हर बड़े बुजुर्ग की जिम्मेदारी इस छोटी सी बच्ची पे है जो वहां पर खाना बना रही है। जब भी यहाँ पर घर के अंदर ओल्डर मैन की एंट्री होती है, कोई एक ऐसे एल्डर की एंट्री होती है जो कि बड़ा है, खास करके अगर वो पुरुष है, ठीक है, तो उसकी एंट्री होती है तो वो भागकर चली जाती है, भागकर चली जाती है वॉल के पीछे और अपना घूंघट और नीचे कर लेती है, क्योंकि रिवाज है कि आपको पर्दा करना पड़ेगा मेल एल्डर्स के सामने। और अभी जब ये भागकर गई है और अपना घूंघट और नीचे ये लेकर आ गई है, तो यहाँ मेल एल्डर जिसकी एंट्री हुई है वो और कोई नहीं, मुकेश के पिता है। मुकेश के पिता ने न जाने कितने साल बहुत मेहनत करी है, और ये कड़ी मेहनत करके पहले तो टेलर के जैसे, फिर बैंगल मेकर के जैसे वो एक घर भी नहीं बना पा रहे हैं, वो घर भी रेनोवेट नहीं करवा पा रहे हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाए हैं। अगर वो कुछ कर पाए हैं तो इतना कि वो बच्चों को बैंगल मेकिंग सिखा पाए हैं। और सबसे बुरी बात तो ये है कि जब किसी की किस्मत खराब होती है या वो इस तरीके से फंस जाता है, तो वो दोष देता है अपनी किस्मत को, सिस्टम को, गवर्नमेंट को, भगवान को। और यहां पर सब उल्टा है, क्योंकि मुकेश की दादी का तो ये कहना है इट इज हिज करम, इज डेस्टिनी। मुकेश की दादी कहती है अरे क्या हो गया, ये तो मुकेश के पिता का कर्म है, ये तो मुकेश के पिता की डेस्टिनी, किस्मत है। ये वही लेडी है जिन्होंने अपने खुद के पति को आंखें गवाते हुए देखा है।
और फिर अब अपने बच्चे को भी आंखें गवाते हुए देखेगी, फिर अपने पोतों को भी आंखें गवाते हुए देखेगी, और उसके बावजूद इसे एक्सेप्ट करती है एज करम, एज डेस्टिनी। आगे कहती है, कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन? बोलती है, अरे भगवान ने हमें इस जात में पैदा किया है, भगवान ने हमारे लिए इसका चुनाव किया है, बैंगल मेकिंग का चुनाव किया है, तो क्या हम इसे ठुकरा सकते हैं? क्या बोल क्या रही है दादी जी? जी हाँ, दादी जी उस स्टिग्मा ऑफ कास्ट में रह रही हैं। उनके ऊपर ठप्पा लगा दिया गया है जात का, कि आपकी जात बैंगल मेकर्स की है और अब आप बैंगल मेकिंग ही करेंगे। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. क्योंकि वो बैंगल मेकर्स के कास्ट में पैदा हुए हैं, तो उन्होंने बैंगल्स के अलावा और कुछ नहीं देखा है। हर घर में, हर यार्ड में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे यार्ड में, हर गली में फिरोजाबाद के हर रंग की चूड़ियां, हर रंग जो इंद्रधनुष से निकलता है, हर उस रंग की चूड़ियां बस यूं ही पड़ी है यार्ड्स में, ढेरों के अंदर, ठेलों के ऊपर, जिसे घर के यंग बच्चे जो है वो एकदम खिसकाते खिसकाते चूड़ियां ले लो करके बस बेचने निकल जाएं। ये आपको देखने को मिलता है कि ये बड़े लोगों के अंदर ही तो नहीं है ना। ये लोग जो जिन्होंने इसे एक्सेप्ट किया, ये पहली जनरेशन ही तो नहीं है ना। न जाने कितनी जनरेशन्स के साथ ऐसा हो रहा है। ये लोग तो खुद ऐसा कर ही रहे हैं, पर इनके साथ इन डार्क हटमेंट्स में, इन 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 फ्लेम्स ऑफ ऑयल लैम्प्स के अंदर बैठते हैं लड़के लड़कियां अपने माता पिता के साथ, और उन्हीं के साथ बैंगल्स बनाते रहते हैं। अरे उनकी आंखें तो अंधेरे से ज्यादा एडजस्ट हो चुकी है बजाय लाइट के। जब तक वो उस उम्र के अंदर आते हैं जहां वो देश का भविष्य बनेंगे, जहां उन्हें सच में नौकरी करनी चाहिए, अपने घर वालों का, अपना अपना खुद का नाम रोशन करना चाहिए, तब तक वो अंधे हो जाते हैं, उनकी आई साइट चली जाती है। ऐसे ही कुछ बच्चों में से एक बच्ची से मिली अनीस जंग, जिसका नाम था सविता। सविता एक बहुत ही यंग लड़की, छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी, जिसने एकदम फटी पुरानी सी पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई। वो एक बूढ़ी औरत के बाजू में बैठी थी और ग्लास के टुकड़ों को जोड़ रही थी। अरे उसके हाथ ऐसे चल रहे थे जैसे कि एक मशीन हो। उसे तो पता भी नहीं है इन चूड़ियों की सैंक्टिटी, यानी इन चूड़ियों की शुभता उसे पता भी नहीं है। उसे पता भी नहीं है कि ये चूड़ियां भारत में महिलाओं का सुहाग है। भारत में बहुत सारी महिला चूड़ियों को सुहाग के रूप में पहनती है। ये शादी की ऑस्पिशियसनेस, उसकी मंगल होने का, उसकी शुभ होने का प्रतीक है। एक दिन उसके ऊपर भी ये चीज आएगी, एक दिन वो भी रियलाइज करेगी, जब उसका सर लाल चुन्नी में ढका होगा, उसके हाथों में लाल हीना लगी होगी, उसकी कलाई पर लाल चूड़ियां होगी, और वो बन जाएगी किसी की दुल्हन। ऐसी ही दुल्हन वो आंटी जी जो उसके पास में बैठी हैं, वो भी बनी थी कुछ सालों पहले। उनके हाथ में भी वो चूड़ियां हैं, उनके शादी का प्रतीक, उनके सुहाग का प्रतीक। अफसोस की बात यह है कि ना तो शादी को और ना ही अपने सुहाग के प्रतीक को वो देख सकती है, क्योंकि हाथ में चूड़ियां तो है पर आंखों में रोशनी। तो शायद सविता जब तक दुल्हन बनेगी, वो अपनी मैरिज को देख ही नहीं पाएगी। ये क्या कर रहे हैं हम? क्यों हम अपने खुद के देश की तकदीर ऐसे लिख रहे हैं? क्यों चंद रुपयों के लिए लोग बच्चों को ऐसे काम करवा रहे हैं जहां से हम अपने खुद के देश के भविष्य को खोखला कर रहे हैं, हमारे खुद के देश को खोखला कर रहे हैं। और ये बात कोई नहीं समझता है, क्योंकि ये एक पूरा, कह सकते हैं ना, एक मशीनरी है। अभी हमें समझ में आएगा। फिर यहाँ पर वो आंटी बोलती है, कहती है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। दादी जी कहती हैं, मैंने एक वक्त पेट भर के खाना नहीं खाया है।
वो मतलब लाइफ में एक वक्त का खाना नहीं खा पाई, ये मिला उन्हें, चूड़ियां बना के अपनी आंखें गवा के, ये फल मिला उन्हें अपनी मेहनत का। अरे उनका हस्बैंड, वो दादाजी वहां पर खड़े हैं अपनी एकदम बड़ी सी दाढ़ी लेकर, और वो कहते हैं कि मैं क्या करता यार, मैं तो सिर्फ और सिर्फ घर बना पाया हमारे बच्चों के रहने के लिए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाया। ये कहानियां सुन सुन के, ये कहानियां सुन सुन के ऐसा लगता है जैसे कि शायद इन्होंने बहुत कुछ कर लिया। जाने कितने सारे लोग हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं, कम से कम इन्होंने अपने घर में अब अपने अपने परिवार वालों के लिए घर तो बना दिया। शायद सबके सर के ऊपर एक छत तो ला दी। ये जो क्राई है ना, ये जो चीख है ना, पैसा ना होने की और कुछ ना कर पाने की, इसके लिए सिवाय बैंगल्स बनाने की, ये चीख आपको हर घर में सुनाई पड़ेगी। आज के नौजवान अपने एल्डर्स का किया हुआ भुगत रहे हैं। आज के नौजवानों में उनकी आंखों के अंदर आपको अपने एल्डर्स की कंप्लेन दिखेगी। फिरोजाबाद में वक्त के साथ ज्यादा कुछ बदला नहीं है, क्योंकि बदलेगा तो तब जब कोई इसे बदलना चाहेगा, और कोई यहां पर कुछ नहीं बदलना चाहता है, क्योंकि बदलने के लिए हिम्मत करनी पड़ेगी, और हिम्मत यहां नहीं सिखाई जाती है। यहाँ पर ये जो रोज एक ही एक काम किया जा रहा है, रोज बैंगल मेकिंग कराई जा रही है, ये माइंड नंबिंग टॉयल, ये बोरिंग हार्ड वर्क की वजह से सारे इनिशिएटिव खत्म हो चुके हैं। सपने देखने की इच्छा खत्म हो चुकी है, सपने मार दिए गए हैं। Why not organize yourself into cooperatives? बिल्कुल, जैसे आपने अभी ये सोचा कि मैम फिर ये कुछ और क्यों नहीं कर लेते, मैम अगर इन्हें बैंगल मेकिंग ही करनी पड़ रही है तो क्यों ना ये कोऑपरेटिव्स में अपने आप को कन्वर्ट कर ले, क्यों ना अपने आप को कोऑपरेटिव्स में कन्वर्ट करके ज्यादा पैसे कमाए। ऐसा ही अनीस जंग ने कहा। ऐसे बच्चों से पूछा, ऐसे नौजवानों से पूछा जो इस विशियस सर्कल के अंदर फंस चुके हैं, इस इविल सर्कल के अंदर फंस चुके हैं मिडिल मैन के। तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर भी लें तो पुलिस हमें मार पीट के, न जाने हमारे ऊपर कौन सी धारा लगा के हमें जेल में डाल देगी, पता नहीं हमें कौन सी इलीगल एक्टिविटी के लिए जेल में घसीट के डाल दिया जाएगा। यानी पुलिस भी इन्वॉल्व। ये कुछ कर तो तब पाएंगे ना जब सिस्टम सही होगा, और अगर सिस्टम को बदलना है तो इन्हें चाहिए एक लीडर, और यहां पर कोई लीडर नहीं है। क्योंकि अगर यहां पर कोई एक इंसान आगे बढ़े, उन्हें एक नई रोशनी दिखाए, डिफरेंटली चीजों को दिखाए, तब जाकर वो बदलेंगे, और ऐसा यहां करने वाला कोई नहीं है। सब थक चुके हैं, बच्चे भी उतना थक चुके हैं जितना के उनके पिता। आप जब उनसे बात करते हो तो उनकी बातों के अंदर गरीबी, गरीबी के साथ में लैक ऑफ इमोशन, सेंसिटिविटी, आपको यहाँ पे लालच, आपको इनजस्टिस, ये सब देखने को मिलेगा। उनको सुन के आपको लगेगा जैसे कि यहाँ दो दुनिया है। एक एक उस फैमिली की जो कि गरीबी के जाल में फंस गई है, वो जाल जो जाल बुना गया है, वो जाल जो जाल बुना गया है, और वो गरीबी में फंस चुके हैं। उनके ऊपर कास्ट का ठप्पा लगा दिया गया है कि ये है तुम्हारी कास्ट, तुम्हें यही करना पड़ेगा, तुम गरीब पैदा हुए हो, तुम गरीब ही मरोगे। और दूसरी तरफ है ये जाल बनाने, तो एक तरफ जाल में फंसे हुए लोग हैं और दूसरे तरफ जाल बनाने वाले लोग हैं। साहूकार से लेकर, मिडिलमैन से लेकर, पुलिसमैन से लेकर, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, एक एक इंसान मिला हुआ है। और ये दोनों लोगों ने मिलके, चाहे वो परिवार हो जो ये मानता है कि हमारी कास्ट के लिए हमें बैंगल मेकिंग करनी पड़ेगी, हम गरीब हैं तो बच्चों को बैंगल मेकिंग करनी पड़ेगी, या फिर ये साहूकार जो जिन्होंने बच्चों को इस्तेमाल किया, ये दोनों ने मिलकर बच्चे के ऊपर एक ऐसा दबाव बना दिया है जो कि वो बच्चा उठा भी नहीं पा रहा है।
उसे पता भी नहीं है कि कब उसे वो बोझ दे दिया जाता है, पर वो नेचुरली उसे एक्सेप्ट कर लेता है। उस बोझ को वो एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे शायद उसके पिता ने या उसकी माँ ने किया होगा, और शायद उनके पिता और उनके माँ ने किया होगा, और ये सर्कल चलता रहता है जनरेशन टू जनरेशन। ये ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि अगर इस चीज को तोड़ना है तो हिम्मत करनी पड़ेगी, पर बच्चों को फिरोजाबाद में हिम्मत सिखाई ही नहीं जाती। उन्हें हिम्मत करना तो आता ही नहीं है ना। पर जब मुकेश के अंदर उस हिम्मत को अनीस जंग देखती है, जब मुकेश के अंदर वो हिम्मत वो देखती है, जब वो कहता है मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं नहीं करूंगा बैंगल मेकिंग, तो जब वो हिम्मत वो वहां देखती है, वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं गराज जाऊंगा, मैं सब सीख जाऊंगा, गराज दूर है, कोई बात नहीं, मैं चल के चला जाऊंगा, पर मैं हिम्मत करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो अनीस जंग खुश हो जाती है। उसके सपने को टेस्ट करने के लिए वो उससे ये भी पूछ लेती है, प्लेन उड़ाएगा क्या? वो चुप हो जाता है, क्योंकि प्लेन कैसे उड़ा सकता है, प्लेन वो कैसे उड़ा सकता है जब उसने सपने कार चलाने के देखे हैं, जो फिरोजाबाद की गलियों में भ्रूम भ्रूम चलते हुए देखता है। प्लेन तो बात के ऊपर से उड़ते ही नहीं है ना, इतना डेवलपमेंट तो वहां आया ही नहीं है ना। तो दिस इज योर चैप्टर लॉ स्प्रिंग, जो कि बात करता है कि कैसे एक बच्चा मुकेश एक्सप्लॉयटेशन के चलते अपना बचपन खो देगा, और कैसे दूसरा बच्चा गरीबी के चलते अपना बचपन खो चुका है, और कैसे न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बचपन नसीब नहीं होता, और ये जानते हुए भी कुछ नहीं। ये कहानी है दो बच्चों की जिन्होंने अपना बचपन खो दिया। Written by Anise Jung, narrated by her, also narrated by me. I hope you like the lecture. पूरा वन शॉट में कंप्लीट कर दिया है चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, और इसकी प्रैक्टिस क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, और तुम भी 100 on 100 लाने के लिए तैयार हो। अगर तुम तैयार हो तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो तैयार है। बिल्कुल, इस बार हम लाएंगे 100 on 100। ठीक है, तैयारी ऐसी करने वाले हैं कि एक एक चैप्टर क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस ऐसी करने वाले हैं कि एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाए, और हम क्वेश्चन पेपर से नहीं, क्वेश्चन पेपर हमसे डरे, है ना। तो तैयार हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।